आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर कंपोजिट्स। पॉलीमर कंपोजिट से पहले हम पॉलीमर ब्लेंड्स को समझ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो पॉलीमर ब्लेंड्स में हमने देखा था कि पॉलीमर ब्लेंड्स आर मिक्सचर ऑफ, या हम कहेंगे फिजिकल मिक्सचर ऑफ टू और मोर पॉलीमर्स विच हैव नो कोवेलेंट बॉन्ड। पॉलीमर ब्लेंड्स एक मिक्सचर होता है, फिजिकल मिक्सचर, एक दो या दो से ज्यादा पॉलीमर्स को मिक्स कर दिया जाता है उनकी क्वालिटीज को इनहांस करने के लिए। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको जरूर स्टडी कीजिए वहां से। तो उसमें हमने मिक्स कर दिया था, फिजिकल मिक्सचर बनाया था, उसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, वो हमने पॉलीमर ब्लेंड्स कह दिया था। ठीक है, अब अगर हम कह रहे हैं पॉलीमर कंपोजिट, तो कंपोजिट का मतलब होता है कि यहाँ पर पॉलीमर कंपोजिट मीन्स एक पॉलीमर होगा और बाकी नॉन पॉलीमर होंगे, उनको मिक्स कर देंगे। आई रिपीट, पॉलीमर ब्लेंड्स में हमने पॉलीमर्स का फिजिकल मिक्सचर बनाया था जिसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, सिर्फ पॉलीमर्स मिक्स थे उसमें। इसमें पॉलीमर भी होगा और नॉन पॉलीमर भी होगा, इनको मिक्स कर दिया जाएगा और पॉलीमर कंपोजिट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इनको भी इसलिए ही बनाया जाता है क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी, जो है आउटस्टैंडिंग क्वालिटी हम कह सकते हैं, का मटेरियल चाहिए होता है, तो हम पॉलीमर कंपोजिट्स प्रिपेयर करते हैं। आगे हम इसके और यूजेस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलीमर कंपोजिट्स को समझने से पहले पहले हम समझते हैं कि कंपोजिट्स क्या है। अगर हम सिर्फ कंपोजिट की बात करें, नेचुरल कंपोजिट की, तो नेचुरल कंपोजिट का अगर हम एग्जांपल देखें तो वुड को हम समझ सकते हैं। वुड, अगर हम वुड का, ये वुड का कोई पार्ट है, हमने इसका सेक्शन कट किया तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, वुड का अगर एक सेक्शन कट किया जाए तो अंदर से हमें ऐसे दिखाई देगा। एक तो इसमें होगा सेल्यूलोज, ठीक है, और दूसरा इसमें होगा लिग्निन। तो इसमें जो सेल्यूलोज है ये इसका बेस मटेरियल है जिसको कि हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है यहाँ पर? बेस, जिसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। और लिग्निन जो एक कंपाउंड है, लिग्निन इसके अंदर प्रेजेंट, ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो वो क्या है इसका? रीइंफोर्स मटेरियल। ठीक है, ये नेचुरल कंपोजिट है, इट इज अ नेचुरल कंपोजिट वुड है ये। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं आगे का जो मैं पॉलीमर कंपोजिट बताऊंगी कि अगर हम नेचुरल कंपोजिट वुड को देखें तो दो तरह की चीजों से मिलकर बना है, सेल्यूलोज है और एक लिग्निन है। सेल्यूलोज इसका बेस मटेरियल है, जो इसका बेस है, मैट्रिक्स है। और लिग्निन क्या है? इसमें जो कंपाउंड लिग्निन प्रेजेंट है ये रीइंफोर्समेंट कर रहा है, मींस स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है इसको। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट में एक तो पार्ट होगा मैट्रिक्स जो उसका बेस होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा? रीइंफोर्स कर रहा होगा, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं, प्लाई बोर्ड, ये सबने देखा होगा। प्लाई बोर्ड का अगर हम सेक्शन कट करें तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो ऊपर और नीचे की सरफेस होती है वो स्मूथ सरफेस होती है प्लाई बोर्ड में। लेकिन अगर हम सेक्शन कट करके देखें तो क्या देखेंगे हम अंदर? उसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े ऐसे ऐसे पड़े हुए होते हैं। तो जो ये ऊपर की सरफेस है, स्मूथ चिकनी जो सरफेस है, वो मैट्रिक्स का काम कर रही है यहाँ पर, और इसे स्ट्रेंथ रीइंफोर्समेंट क्या कर रहा है इसका? जो लकड़ी के अंदर टुकड़े हैं। तो कंपोजिट हुआ ये भी, और ये दो तरह के पार्ट से बना हुआ मैट्रिक्स एंड रीइंफोर्समेंट फेज। दो फेज हुई इसकी, मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट फेज। क्लियर है इतना? तो कंपोजिट हमारे इसमें, इससे आप समझ गए होंगे, बेस मैट्रिक्स और रीइंफोर्स्ड मटेरियल। ठीक है, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखिए, आप, ये तो हो गया नेचुरल कंपोजिट, सिर्फ कंपोजिट। अब मैं यहां पर बात कर रही हूं पॉलीमर कंपोजिट। तो पॉलीमर कंपोजिट नाम से ही क्लियर है, यहां पर पॉलीमर यूज किया जाएगा। पॉलीमर होगा और नॉन पॉलीमर्स भी होंगे। तो दो या दो से ज्यादा पॉलीमर और नॉन पॉलीमर कंपाउंड्स को मिलाकर जो हम बनाएंगे वो होगा हमारा पॉलीमर कंपोजिट। तो इट इज अ मल्टी फेज मटीरियल। ठीक है, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज अ मल्टी फेज मटीरियल, मल्टी फेज मटीरियल which consists of which consists of two or more
केमिकली और या एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट phases with an interface separating them. डेफिनेशन लिखने से आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मल्टीफेज मटेरियल है, केमिकली या फिजिकली डिस्टिंक्ट फेजेस होंगी इसमें और एक इंटरफेस उनको सेपरेट कर रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसमें कंपोजिट्स जो भी होंगे इनमें दो फेजेस आएंगी, मैट्रिक्स होगा और दूसरा रीइंफोर्स्ड फेज होगी। एक मैट्रिक्स बेस होगा और रीइंफोर्समेंट भी कुछ कर रहा होगा, जैसे मैंने प्लाई बोर्ड का बताया। ठीक है, अब देखिए इस तरह से लिख सकते हैं आप, ये मैं लिख रही हूं यहाँ पर कंपोजिट। ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम पॉलीमर, सिरेमिक और यहां पर मेटल, इस तरह से। ठीक, तो पॉलीमर को इनके साथ में मिक्स किया जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना डायग्राम से? ठीक है, कंपोजिट्स में पॉलीमर होगा, पॉलीमर के साथ में मेटल हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है। ठीक, अब जैसे कि मैंने कहा कि इसमें एक तो बेस होगा जिसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, दूसरा रीइंफोर्समेंट करेगा, उसको स्ट्रेंथ देगा, तभी तो कंपोजिट बनेगा। तो इसमें ये होगा कि मान लीजिए पॉलीमर मैट्रिक्स बन गया, मतलब बेस उसका पॉलीमर है, तो उसमें रीइंफोर्समेंट मेटल का हो सकता है या सिरेमिक का हो सकता है, या मेटल आ गई यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने, मेटल जो है वो मैट्रिक्स हो गई, बेस हो गई। ठीक है, कंपोजिट का बेस हो गई मेटल, तो इनमें से कोई रीइंफोर्समेंट करने आ जाएगा, या फिर सिरेमिक हो गया इसमें, जिसने मैट्रिक्स बनाया मींस बेस बनाया और बाकी इसमें से क्या बन गए, रीइंफोर्समेंट हो गया। कहने का मतलब यह है कि कंपोजिट जब भी बनेंगे तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, दो तरह की चीजें होंगी उसमें, एक तो उसमें होगा मैट्रिक्स जो बेस बनाएगा और दूसरा उसमें रीइंफोर्समेंट होगा। तो इन तीनों में से कोई भी मैट्रिक्स बन जाएगा और कोई और उसमें रीइंफोर्समेंट या स्ट्रेंथ देने आ जाएगा, तो इस तरह से कंपोजिट बन जाते हैं। अब इसके बेसिस पे कंपोजिट का जो है क्लासिफिकेशन है, लिख लेते हैं इसको भी। कंपोजिट का इतना नोट डाउन हो गया, ओके। अब लिखते हैं इसका हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हो रहा है कि मैट्रिक्स कौन बन रहा है या रीइंफोर्समेंट करने कौन आ रहा है, यहाँ पर उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा। तो कंपोजिट का जो क्लासिफिकेशन है, कंपोजिट सबसे पहले होगा ये दो टाइप्स में, एक तो होगा कंटिन्यूअस फेस जिसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी होगी डिसकंटिन्यूअस फेज जिसको कि हम कहेंगे रीइंफोर्स्ड फेज। ठीक है, क्लियर है इतना बोर्ड यहां तक? ओके, अब कंटिन्यूअस फेज जो है मैट्रिक्स, इसमें हम देखेंगे कि इसमें मैट्रिक्स कौन बन रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स कौन बनेगा, तो इसके बेसिस पर तीन टाइप के हो गए ये, जैसे मैंने बताया था, अभी फिगर बनाया था कि कंपोजिट में मैंने मेटल लिखा था, पॉलीमर लिखा था और सिरेमिक लिखा था। तो अगर उन तीनों में से पॉलीमर अगर मैट्रिक्स बन रहा है तो हमारे कंपोजिट का नाम होगा पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। इसमें पॉलीमर बनेगा मैट्रिक्स, बाकी दूसरे में से कोई क्या बन जाएगा, रीइंफोर्समेंट करने आ जाएगा, स्ट्रेंथ देने आ जाएगा। ठीक, अगर हमारा मेटल बन गया मैट्रिक्स तो उसका नाम हो जाएगा मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ये क्लासिफिकेशन से पहले जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने बताया था
मेटल लिखा था पॉलीमर और सिरेमिक, है ना, तो उसके बेसिस पर लिख रही हूं मैं यहाँ पर पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। पॉलीमर मैट्रिक्स बन गया मेन जो उसका बेस है। मेटल अगर बन गया तो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट हो गया, और अगर सिरेमिक बन गया मैट्रिक्स तो ये हम लिख देंगे सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। इतनी यहां तक की कहानी समझ आ रही है? ओके। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पॉलीमर मैट्रिक्स मतलब पॉलीमर मैट्रिक्स बनेगा तो प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर है। और अगर हम उसमें रीइंफोर्समेंट कर दें ग्लास फाइबर का, क्योंकि रीइंफोर्समेंट अभी आगे बताऊंगी मैं, जब भी होगा पार्टिकल या फाइबर की फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको प्लाई बोर्ड है, ऊपर से चिकनी सरफेस है, अंदर हमने देखा तो रीइंफोर्समेंट कैसे हो रहा था, लकड़ी के टुकड़े पड़े थे फाइबर के उसमें, है ना। तो रीइंफोर्समेंट जब भी होगा फाइबर या पार्टिकल की फॉर्म में होगा। तो ये जैसे मैं कह रही हूँ पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, तो इसका एग्जांपल होगा पॉलीमर हमने ले लिया प्लास्टिक और उसमें रीइंफोर्समेंट हमने कर दिया किसका? ग्लास फाइबर का। तो हमारा इसका एग्जांपल हो गया ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड, ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, ठीक है। ये कंपोजिट हो गया। और कौन सा कंपोजिट हुआ? ये पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। आपको ये आपसे पूछे कि ये किस टाइप का पॉलीमर है, किस टाइप का कंपोजिट है, तो आराम से बता सकते हो। प्लास्टिक क्या होता है? पॉलीमर। तो इसमें पॉलीमर हमने मेन जो बेस है उसका मैट्रिक्स है वो लिया है, और इसमें रीइंफोर्स लिखा हुआ है नाम में। रीइंफोर्समेंट किससे किया है? ग्लास फाइबर से। तो ये पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट हो गया, ठीक। ओके। अब है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, इसमें मेटल बन जाएगा बेस, जो बेस है वो मेटल बनेगा, और जो रीइंफोर्समेंट होगा वो किसी और चीज का होगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि है एल्यूमिनियम और एल्यूमिना। मतलब कि यहाँ पर मेटल जो है उसने तो काम किया मैट्रिक्स का, और जो मेटल का ऑक्साइड है, कोई भी ऑक्साइड हो सकता है, यहाँ मैंने Al2O3 लिखा, ये यहाँ पर काम करेगा किसका? रीइंफोर्समेंट का। तो Al2O3 इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, ठीक। अब आता है सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। इसमें सिरेमिक मैट्रिक्स की तरह काम करेगा, जैसे कि Al2O3 सिलिका Si, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्लियर हो गया होगा आपको कि एक चीज मैट्रिक्स बन रही है और दूसरी रीइंफोर्समेंट कर रही है, स्ट्रेंथ देने आ रही है उसे, वही कंपोजिट है, ठीक। अब यहां आते हैं डिसकंटिन्यूअस फेज, रीइंफोर्स फेज। अब इसमें क्या होता है? ये किस बेसिस पर होगा? ये होगा हमारा शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, ये क्लासिफिकेशन। क्योंकि जो भी हमारा ये जो रीइंफोर्समेंट होगा, ये मैंने बताया आपको पहले भी, फिर रिपीट कर रही हूं, पार्टिकल या फाइबर की फॉर्म में होगा। जो हमें स्ट्रेंथ देगा इसमें वो क्या देगा? या तो पार्टिकल की फॉर्म में रीइंफोर्समेंट करेगा, कोई भी जो भी चीज करेगी, या फाइबर की फॉर्म में या पार्टिकल की फॉर्म में, ओके। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है? अलाइंड है वो, रैंडम है वो, शॉर्ट है वो, किस टाइप का है उसके बेसिस पर। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है इसको लिख लेते हैं, पार्टिकल रीइंफोर्स्ड कंपोजिट, ठीक है। एक तो पार्टिकल की फॉर्म में, दूसरा फाइबर रीइंफोर्स्ड। क्लियर हो गया इतना जो मैंने कहा है? भाई तो पार्टिकल की फॉर्म में होगा या फाइबर की फॉर्म में होगा, रीइंफोर्समेंट कंपोजिट, ठीक। अब ये पार्टिकल की फॉर्म में जो रीइंफोर्समेंट हो रहा है, या तो होंगे लार्ज पार्टिकल या फिर होंगे स्मॉल पार्टिकल। तो फिर इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा यहां पर। बोर्ड क्लियर है? ओके। या तो ये होगा लार्ज पार्टिकल की फॉर्म में या होगा स्मॉल पार्टिकल की फॉर्म में, ठीक। अब ये जो फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट है, ये फिर दो टाइप के होंगे, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस या तो ये होंगे
ये तो होंगे हमारे कंटिन्यूअस जो है अलाइंड, और डिसकंटिन्यूअस हमारे फिर अगेन जो है दो टाइप में डिवाइड हो जाएंगे, एक तो अलाइंड या फिर रैंडम। तो मतलब इसका जो शेप और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, यहां लिख देती हूं शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा ये वाला क्लासिफिकेशन है डिसकंटिन्यूअस फेज वाला, ये किसके बेसिस पर हुआ, शेप और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। शेप के बेसिस पर कि मतलब या तो वो पार्टिकल की फॉर्म में रीइंफोर्समेंट हो रहा है या फाइबर की फॉर्म में हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन अलाइंड है, रैंडम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, कि जो मैंने भी बताया आपको प्लाई बोर्ड का एग्जाम्पल देकर, ऐसे करके लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो वो रैंडम है या अलाइंड है वो, या पार्टिकल है तो वो किस तरह से उनका अरेंजमेंट है, उसके अंदर रीइंफोर्समेंट किस टाइप का हो रहा है, तो उसके बेसिस पर ये इस इतने टाइप से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम इसके कि एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे कंपोजिट्स के। कंपोजिट्स जो हम बना रहे हैं इनके कुछ तो फायदे होंगे, तभी तो इनको प्रिपेयर किया कि पॉलीमर और नॉन पॉलीमर को मिलाकर। तो क्या है इनके एडवांटेजेस, क्यों यूज कर रहे हैं हम इनको, इतना नोट डाउन हो गया क्लासिफिकेशन। ओके, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या है इनके कंपोजिट्स के। सबसे पहला एक्सीलेंट, हमें जो है कंपोजिट से आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इसलिए ही हम इन्हें यूज में ला रहे हैं ऑब्वियसली। तो एक्सीलेंट थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी। नंबर टू, एक्सीलेंट केमिकल प्रॉपर्टी। नंबर थ्री, एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, excellent mechanical property. Number four, cost effective, ठीक। नंबर फाइव, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, ठीक है। नंबर सिक्स, ड्यूरेबल, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और क्या यूज है इनके, लाइट वेटेड, लाइट वेटेड। एडवांटेजेस क्या क्या है कंपोजिट्स के, एक्सेलेंट थर्मल प्रॉपर्टी, एक्सेलेंट केमिकल प्रॉपर्टी, एक्सेलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, वर्सेटाइल है, ड्यूरेबल एंड लाइट वेटेड है। इसकी वजह से इनको काफी यूज में लाया जाता है। इसके बाद आते हैं इनके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर कंपोजिट्स। एप्लीकेशंस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं ये, तो इनका पहला हेडिंग में लिख लेते हैं, इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इन मेकिंग रेसिंग बूट्स, क्या क्या यूजेस हैं इनके, यहां लिख रही हूं मैं। नंबर टू, इन रॉकेट कंपोनेंट, नंबर थ्री, इन इंजन कंपोनेंट, नंबर फोर, इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, नंबर टू, इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कैसे यूज करते हैं देखिए। नंबर वन, इन स्पोर्टिंग गुड्स, खेल का सामान बनाने में इन स्पोर्टिंग गुड्स, जैसे कि
लॉन टेनिस का जो रैकेट है वो बनाने के लिए ब्रैकेट में लिख रही हूं यहां, इन लॉन टेनिस रैकेट। ठीक है। नंबर 2, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये यूजेस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने में है। ठीक है। नंबर 3 जो इनका यूज है, ये मेन हेडिंग्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये है इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बनाने में इनका यूज होता है। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। तो ये हमारा ये टॉपिक हुआ पॉलीमर कंपोजिट्स। इसका हमने देखा कि पॉलीमर कंपोजिट्स होते क्या हैं, इनका क्लासिफिकेशन समझा हमने, इनकी जो है एडवांटेजेस क्या क्या हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।